दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऐप पर हमने फ्री टेस्ट लिया है और ये उसकी आंसर की है। यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट कर पाए हैं तो मिलान कर लीजिए आपके जो क्वेश्चन गलत हुए उनका सही उत्तर क्या है, और यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको अभी भी वो टेस्ट प्रैक्टिस नाउ सेट में मिल जाएगा। यानी ऐप डाउनलोड करके ऐप में आप प्रैक्टिस नाउ ऑप्शन पे जब जाएंगे तो आपको वो ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप अभी इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। दोस्तों इसमें कुल 25 क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन को हम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे, आपको कारण सहित बताएंगे उत्तर क्या आया और कैसे आया। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐप को आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड ज़रूर कर लें। दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा वीडियो कोर्स उसके लिए अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करके आप वो वीडियो कोर्स ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का हमारा नंबर 1 सवाल पूछा कि एम्पियर एक यूनिट है, किस प्रकार की यूनिट है। देखिए दोस्तों इकाइयाँ जो होती है वो 2 प्रकार से निर्धारित की जाती है। एक को बोलते हैं बेस यूनिट और दूसरे को बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। बेस का मतलब होता है आधार इकाई, आधार इकाई का मतलब होता है सामान्य इकाइयाँ जैसे एम्पियर, ओम, वोल्ट, वाट, हर्ट्ज, ये सब जो है ये बेस यूनिट में आती है। ड्राइव्ड यूनिट का मतलब होता है व्युत्पन्न राशियाँ या व्युत्पन्न इकाई, और ये 2 राशियों से मिलकर बनती है। जैसे विद्युत धारा की दूसरी इकाई अगर हम कूलाम प्रति सेकंड पढ़ें तो ये व्युत्पन्न राशि होती। विद्युत धारा की एक इकाई एम्पियर है और दूसरी कूलाम प्रति सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड जो है वो व्युत्पन्न इकाई है। जैसे फ्रीक्वेंसी के लिए बात करें तो हर्ट्ज जो है उसकी बेस यूनिट है और चक्कर प्रति सेकंड जो है उसकी ड्राइव्ड यूनिट है। 2 तरह की इकाइयाँ होती है, ध्यान रखें। यानी 2 राशियों को मिला करके जब कोई इकाई बनती है, जैसे शक्ति की इकाई वाट है तो वो बेस यूनिट है, और शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड है, अगर हम देखें तो वो वाट के बराबर ही होती है ना, लेकिन जूल प्रति सेकंड जो है वो व्युत्पन्न राशि में आएगी, व्युत्पन्न इकाई में आएगी। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सी मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है। दोस्तों हम MKS, CGS और FPS नाम की 3 प्रणालियाँ देखते हैं ना, तो इनमें F, C और M जो होती है ना, ये लेंथ को दर्शाती है। लंबाई मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि फीट में है। K, G और P का मतलब है किलोग्राम, ग्राम और पाउंड, और S का मतलब है सेकेंड। तो सेकेंड जो होता है ये टाइम यानी समय का होता है, किलोग्राम जो है ये मास यानी द्रव्यमान का होता है, और ये मीटर, सेंटीमीटर और ये जो है ये लेंथ की होती है। 3 जो इकाइयाँ होती है वो होती है द्रव्यमान, समय और लंबाई। ए ऑप्शन हमारा इसके लिए सही रहेगा। ये 3 फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मानी जाती है। आगे देखिए दोस्तों सवाल पूछा कि एक 10 AH क्षमता की बैटरी है, 2 घंटे तक कितना आवेश प्रदान करेगी। देखिए दोस्तों चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है Q = IT। ठीक है दोस्तों, हमें टाइम चाहिए वो सेकंड में होना चाहिए। देखो 2 घंटे दे रखा है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो 2 × 36 कर देंगे, 2 × 3600 कर देंगे, सेकंड हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास करंट नहीं है, तो सबसे पहले देखो हम करंट लेकर आएंगे। करंट के लिए क्या फॉर्मूला है कि कितने एम्पियर आवर की बैटरी है और कितने आवर तक अपन इसको यूज करेंगे। 10 एम्पियर आवर की बैटरी 2 घंटे तक काम में लेंगे, इसका मतलब भार कितना है, 5 एम्पियर धारा है, तो 5 एम्पियर दोस्तों करंट हो गई। 2 घंटे तक यूज़ करेंगे, 3600 सेकंड टाइम इसका 1 मिनट का माना जाता है, सॉरी 1 घंटे का माना जाता है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, 5 × 2 × 3600 होगा, और जो आंसर हमारा है वो कितना हो जाएगा, 36,000 कूलाम हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कैलकुलेशन आप भी कर लेना, अपने इस उत्तर का मिलान ज़रूर कर लेना। दोस्तों निवेदन करूँगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर कर देना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा। AC मशीन में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री 1800 है, बताइए मशीन में पोल कितने होंगे। देखिए दोस्तों AC मशीन में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 180 × पोल। यानी जब पोल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जो टोटल डिग्री दी हुई थी उसमें 180 का भाग दे दो। 1800 में 180 का भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा, 10 पोल। यानी मशीन में 10 पोल है, इसलिए टोटल डिग्री जो है वो 180 × 10 1800 बन गई। अगला सवाल, कौन सा लॉजिक गेट ऐसा है जो गुणक घटन का विपरीत आउटपुट देता है।
देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि गुणा जो होता है वो a इंटू बी है, और इसके आउटपुट का मतलब है a इंटू बी की बार पूछ रहा है। a इंटू बी की बार जो है ये a इंटू बी जो है ये एंड का होता है, और एंड की बार का मतलब बन गया नैंड गेट, डी उत्तर हो जाएगा, है ना। एक बार चारों का दोबारा देख लो, ए का होता है एंड का होता है a इंटू बी, ए का होता है और गेट का a प्लस बी, नोर गेट का होता है a प्लस बी की बार, और नैंड गेट का होता है a इंटू बी की बार। ठीक है दोस्तों, चारों का याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोई भी सवाल पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी दशमलव संख्या अवैध होती है। दोस्तों BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल में क्या होता है कि जब डेसिमल संख्या को बाइनरी कोड में बदलना हो तो 4 बिट की होना ज़रूरी है, और वैसे भी हम सब जानते हैं कि डेसिमल जो अंक होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक के ही होते हैं। डेसिमल संख्या में अंक कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, तो 0 से 9 तक के कोड वैलिड है, बाकी सभी इनवैलिड है। तो 10 जो है ये इनवैलिड माना जाएगा, 9 सही है, 8 सही होता, 7 सही होता, 0 से लेकर 9 तक के सारे जो नंबर है वो सही है, 10 या 10 से ऊपर के जितने भी है वो सब के सब इनवैलिड हैं। अगला सवाल है प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई क्या है। तो इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी का सही हो जाएगा। कैंडला होती है ज्योति तीव्रता की, ल्यूमन प्रदीप्ति की है, और ल्यूमन प्रति वाट प्रदीप्ति दक्षता की है, और स्ट्रेडियन जो है ये सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण की इकाई है। चारों इकाइयाँ याद रखना, प्रदीप्ति वाले चैप्टर में से इकाइयाँ पूछी जाती है दोस्तों, पहले भी कई बार पूछी जा चुकी है। FET किस प्रकार की डिवाइस है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का नाम पूछा है, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है ये यूनिपोलर डिवाइस होती है और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यूनिपोलर बाईपोलर का मतलब होता है दोस्तों धारा प्रवाह किस आधार पर होता है। जब होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा का प्रवाह होता है तो उस युक्ति को बाईपोलर कहा जाता है, और जब केवल या तो होल या इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक के कारण धारा प्रवाह होता है तो उसको यूनिपोलर कहा जाता है। हमारे FET में या तो होल के कारण धारा चलती है या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा चलती है, यानी होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण से नहीं चलती है, ये ध्यान रखना। और दूसरा, इसमें आरोपित वोल्टेज के आधार पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के आधार पर यह परिचालित होती है। अभी हमारा C उत्तर सही रहेगा, यूनिपोलर और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अगला हमारा सवाल है कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं। BJT का उपयोग करते हैं कि SCR का उपयोग करते हैं कि ट्राइक का उपयोग करते हैं। तो मैं बता चुका हूँ आपको, ऑसिलेटर 2 तरह के होते हैं, साइन वेव ऑसिलेटर और रिलैक्सेशन नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर। नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर जो होते हैं उनको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी बोलते हैं, और इनमें UJT का उपयोग किया जाता है। UJT बोलें तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें एक PN जंक्शन होता है और इसके 3 सिरे एमीटर, बेस 1 और बेस 2 होते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन एक कैपेसिटर की भांति कार्य कर सकता है। कैपेसिटर की भांति काम करने वाले डायोड का नाम है वेरेक्टर डायोड, इसको वेरीकेप भी कहते हैं। वेरिएबल कैपेसिटेंस ये प्रदान करता है। अच्छी बात यह है कि ये वोल्टेज के साथ जो है कैपेसिटेंस में चेंजेस देता है। ठीक है दोस्तों, B उत्तर सही रहेगा हमारा, वेरेक्टर डायोड इसके लिए उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक मेटल रेक्टिफायर का उदाहरण है। मेटल रेक्टिफायर में क्या होता है कि एक तरफ मेटल होता है और एक तरफ सेमीकंडक्टर होता है। तो हमारा जो शॉटकी डायोड है ना, इसकी संरचना ऐसी होती है, एक तरफ धातु होती है और दूसरी तरफ N जो है मटेरियल होता है, इसीलिए इसमें कोई P और N जंक्शन नहीं होता। ठीक है, बाकी ये जो जितने भी इनमें P दोनों मिले रहते हैं। शॉटकी डायोड में एक N धातु होती है, जबकि एक तरफ इसमें कहीं ना कहीं मेटल होता है, धातु होती है, इसलिए ये मेटल रेक्टिफायर कहलाता है। अगला सवाल है कि इंडक्शन मोटर में सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और रोटर में प्रेरित EMF 120 चक्कर प्रति मिनट में पूरा करता है। मोटर में स्लिप की गणना कीजिए। देखो भाई, सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है, रोटर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, स्लिप ज्ञात कर सकते हैं ना। क्या फॉर्मूला था, रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्लिप निकालने के लिए क्या करेंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का भाग दे देंगे। बट रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो सीधे सीधे नहीं दे रखी, वो दे रखी है कि 120 चक्कर प्रति मिनट काटता है ना। तो 120 चक्कर प्रति मिनट काटता है, हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो चक्कर प्रति सेकंड में चाहिए। तो इसमें 60 का भाग और दे दो, उत्तर आ जाएगा 2 हर्ट्ज। यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज आई है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है,
स्लिप को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, उत्तर आएगा 4%। यानी पहले रोटर की फ्रिक्वेंसी सही सेट कर लेंगे और फिर रोटर फ्रिक्वेंसी बटे सप्लाई फ्रिक्वेंसी कर देंगे तो हमारा स्लिप का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रोटर अल्टरनेटर में होता है। अल्टरनेटर में 2 तरह के रोटर होते हैं, एक होता है स्मूथ सिलेंड्रिकल और दूसरा होता है सेलिएंट पोल टाइप, और यही दोनों सिंक्रोनस मोटर के रोटर भी होते हैं। सिलेंड्रिकल पोल वाले में ज़्यादातर 2 ही पोल होते हैं और सेलिएंट वाले में 4, 6 और 8 पोल हो सकते हैं। यानी सिलेंड्रिकल पोल वाले हाई स्पीड वाले होते हैं और सेलिएंट पोल वाले निम्न और मध्यम गति वाले होते हैं। जबकि केज टाइप और वाउंड टाइप ये जो है ये इंडक्शन मोटरों के रोटर है, ध्यान रखना। यानी टोटल 4 तरह के रोटर हैं, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर के, सिलेंड्रिकल और सेलिएंट। जबकि केज टाइप और वाउंड टाइप जो है ये किसके हैं, इंडक्शन मोटरों के रोटर हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किसकी टेस्टिंग में पीक फैक्टर का मान आवश्यक है, ज्ञात होना आवश्यक है। दोस्तों पीक फैक्टर की 2 आवश्यकता होती है। एक तो है जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हो ना किसी भी केबल का, यानी पेरा विद्युत सामर्थ्य की जब टेस्टिंग की जाती है उस समय आपको उसके पीक फैक्टर का पता होना ज़रूरी है। और दूसरा है आयरन लॉस की कैलकुलेशन, यानी जब लोहे हानि की गणना आपको करनी हो तब आपको पीक फैक्टर का पता होना अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला सवाल, कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, रिन्यूएबल, यानी जिसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो देखो नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर और कोल ये दोबारा यूज नहीं होते, जबकि टाइडल एनर्जी, ज्वार ऊर्जा जो है ना ये बार बार यूज हो सकती है। समुद्र में लहरों का उठना और गिरना ज्वार कहलाता है। तो टाइडल एनर्जी जो है अपने इसका उत्तर रहेगा सी ऑप्शन, अपने यहाँ पर बिल्कुल सही कर देंगे। आगे देखिए दोस्तों, सवाल अच्छा है लेकिन ईजी भी है। समांतर में संयोजित 3 प्रतिरोध है जिनकी चालकता क्रमशः 2 साइमन, 3 साइमन और 5 साइमन है। इनकी टोटल कंडक्टेंस ज्ञात कीजिए। दोस्तों चालकता समांतर में जुड़ती है हमेशा, G1 प्लस G2 प्लस G3 कर देंगे, 2, 3, 5 और 5 10, यानी टोटल चालकता जो है वो कितनी है, 10 साइमन हो जाएगी। हाँ, अगर ये श्रेणी क्रम सर्किट होता तो चालकता घट जाती, वहाँ पर चालकता के लिए फॉर्मूला 1/G1, 1/G2, 1/G3 ऐसा फॉर्मूला लगता वहाँ पर। अगला सवाल है, समांतर संयोजित प्रतिरोध के लिए कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है। ध्यान से देखना, कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है। तो देखो सही नहीं है जो है रेजिस्टेंस वाला, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो फॉर्मूला है ये सही नहीं है। जबकि पावर जोड़ी जाती है ये सही फॉर्मूला है, चालकता जोड़ी जाती है ये सही फॉर्मूला है, और धारा जोड़ी जाती है ये भी सही फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस वाला गड़बड़ है। इसका सही फॉर्मूला क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से जोड़ा जाता है ये। तो यहाँ पर गलती हो गई, यानी इसका सी उत्तर सही रहेगा, सी ऑप्शन सही नहीं है। ये पूछा था कि फॉर्मूला सही नहीं कौन सा है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा सूचक मापी यंत्रों की श्रेणी में नहीं आता है। यानी ऐसा कौन सा मीटर है जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में नहीं आता है। देखो एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर ये तीनों सूचक मापी यंत्र की श्रेणी में आते हैं, जबकि वाट घंटा मीटर यानी KWH मीटर या फिर एनर्जी मीटर बोल दो, ये इसमें नहीं आता है। ये मीटर इंटीग्रेटिंग प्रकार का मीटर है, यानी समाकलन प्रकार का यंत्र इसको कहा जाता है। बी उत्तर हमारा सही रहेगा। अगला सवाल है कि एक 3 फेज लाइन में 3200/1 की सीटी लगी है तो इसका गुणक घटक कितना होगा। दोस्तों सीटी के गुणक घटक का मतलब होता है उसका रेशियो। 3200 एम्पियर को वो 1 एम्पियर में कन्वर्ट करती है तो गुणक घटक कितना हो गया, 3200 ही हो गया। यानी मीटर की रीडिंग अगर 0.8 है तो हमें क्या करना है, 3200 × 0.8 करना है एक्चुअल करंट ज्ञात करने के लिए। यानी जैसे मान लो अगर अपना सवाल होता 505 की सीटी लगी हुई है तो फिर गुणक घटक कितना होता, 100 होता। जैसे 1200/5 की सीटी होती है तो इसमें गुणक घटक कितना होता, तो लगभग अपना 240 का गुणक घटक होता। अगला सवाल है कि सबसे कम दक्षता और सबसे कम डिस्टोर्शन किस प्रकार के एम्पलीफायर में मिलता है। तो सबसे जो दक्षता कम होती है उसी में डिस्टोर्शन कम होता है, ध्यान रखना। और क्लास A एम्पलीफायर जो है इसकी दक्षता लगभग 35% के आसपास होती है। जब डायरेक्ट कपलिंग हो तो 50% तक चली जाती है, यानी 35 से लेकर 50% तक इसकी दक्षता होती है। और ध्यान रखना, जिस एम्पलीफायर की एफिशिएंसी कम होती है उसी एम्पलीफायर का डिस्टोर्शन भी कम माना जाता है।
तो सबसे अधिक दक्षता हमारे क्लास सी एम्पलीफायर की है, लगभग 78% है। तो सबसे अधिक डिस्टॉर्शन भी उसी में आता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि विद्युत चालित रेलगाड़ी में स्पीड कंट्रोल की किस विधि का उपयोग करते हैं। देखिए, विद्युत चालित रेलगाड़ी में यहाँ पर बात हो रही है डीसी सीरीज मोटर के लिए। तो परिवहन साधनों में डीसी सीरीज मोटर ही काम में लेते हैं हम। और जो ट्रेन होती है उसमें फिर फील्ड डाइवर्टर मेथड का उपयोग करते हैं हम। वैसे भी देखो, फील्ड कंट्रोल तो शंट मोटर की गति नियंत्रण की विधि है, तो यहाँ तो वैसे भी नहीं हो सकती। फील्ड डाइवर्टर मेथड का उपयोग किया जाता है, जिसमें फील्ड को डाइवर्ट कर देते हैं, यानी थोड़े समय के लिए बाईपास रखते हैं। अगला सवाल है, डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर धारा 10 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है, तो इसका टॉर्क में वृद्धि कितनी होगी। देखो, जब करंट 10 एम्पियर थी तब टॉर्क 100% था। जैसे ही करंट 12 एम्पियर हुई तो टॉर्क 144% हो गया, यानी 44% की वृद्धि हो गई। दो उत्तर आप देख सकते हैं। अब 144% हो गया, और कमी या वृद्धि की बात की जाती तो फिर 44% की वृद्धि, यानी 44% इंक्रीज हो गया। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले कई बार मैंने करवाया भी है, उम्मीद करूँगा सभी का सही होगा। आगे सवाल पूछा, एसी मोटर के स्टेटर में प्रति पोल स्लॉट जो है वो 8 है, इसकी पोल पिच कितनी होगी। दोस्तों, पोल पिच ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल। तो स्लॉट प्रति पोल जितने होते हैं वही तो पिच कहलाती है। और देखो, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रति पोल स्लॉट का मान कितना दे रखा है, 8। तो उत्तर कितना आएगा, 8 ही आएगा, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। पिच का मतलब होता है स्लॉट प्रति पोल, यानी एक पोल के पीछे कितने स्लॉट आ रहे हैं। और यहाँ पर देखो, ये दे रखा, प्रति पोल का मतलब हो गया एक पोल में 8 स्लॉट है, तो पोल पिच का मान भी कितना होगा, 8 ही होगा। अगला सवाल है कि सेल की आयु तुलनात्मक रूप से अन्य सभी से अधिक है, तो लिथियम सेल की सबसे अधिक होती है, 10 वर्ष तक इसकी लाइफ हो सकती है, जबकि लेड एसिड सेल की और ड्राई सेल की बहुत कम लाइफ होती है तुलनात्मक रूप से। अगला सवाल है, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क। सिंगल फेज मोटर कभी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए इनका स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। इनको स्टार्ट करने के लिए हमें एक फेज़ के 2 फेज़ बनाने पड़ते हैं। फेज स्प्लिट विधि का उपयोग करते हैं। उसके लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं, शेडिंग रिंग लगाते हैं और रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसलिए इनका स्टार्टिंग टॉर्क 0 ही होता है। लो नहीं करना है, ध्यान रखना है, सेल्फ स्टार्ट है ही नहीं मोटर। तो बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करना। जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है।